प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी का होना और हाई बीपी से कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में होता है उसको हम प्री एक्लैम्सिया बोलते हैं। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी आज के दौर में नवजात शिशु के लिए और गर्भवती महिला के लिए प्री एक्लैम्सिया बहुत बड़ा खतरा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे हाई बीपी यानी प्री एक्लैम्सिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। हमारे पहले सीरीज में हमने प्री एक्लैम्सिया या पीआईएच इन प्रेगनेंसी को मैंने जानबूझ के इस विषय पे टॉक नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग बहुत हाई बीपी पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और मुझे ये लगा कि अगर वो बीपी के बारे में देखेंगे समझेंगे तो शायद वो ज्यादा डर जाएंगे। बट पिछले साल एक पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर होके हमारे हॉस्पिटल में रात को आई थी, वो अनकॉन्शियस थी और उसको फिट्स आए थे बिकॉज ऑफ हाई बीपी। हमने उसका ऑपरेशन किया, फॉर हर लक उसका बेबी भी अच्छा रहा और वो भी सही रही। उसको 2 दिन बाद होश आया और उस पेशेंट ने मुझे डिस्चार्ज के वक्त कहा कि आपको इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैडम मुझे ना बीपी के बारे में कुछ पता था, ना ही मैंने मेडिसिन ठीक से लिया। शायद अगर आप वीडियो बनाओगे तो दूसरी महिलाओं को ऐसे दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो आज ये वीडियो उस पेशेंट के लिए है। प्री एक्लैम्सिया से 1 साल में पूरे विश्व में 5 लाख नवजात शिशुओं की मौत होती है और 70,000 गर्भवती महिलाओं की मौत होती है। तो आप समझ सकते हो कि प्री एक्लैम्सिया या हाई बीपी इन प्रेगनेंसी कितना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि प्री एक्लैम्सिया बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, उसको मैं एक टॉक में कंसाइज करके आपको नहीं समझा पाऊंगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को 4 भाग में स्प्लिट कर रही हूँ। इस टॉक में हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बीपी क्यों होता है और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या हम प्री एक्लैम्सिया प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले जाते हैं डायग्नोसिस पे। हम प्री एक्लैम्सिया कहते कब है? अगर आपको 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद बीपी 140/90 टच होता है, मतलब ऊपर का सिस्टोलिक रीडिंग इज 140 और अबव एंड नीचे डायस्टोलिक रीडिंग इज 90 और अबव, तो हम आपको हाई बीपी इन प्रेगनेंसी या प्री एक्लैम्सिया बोलते हैं। अब हर पेशेंट जिसका 140/90 होता है उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स। कोई जरूरी नहीं है जो भी हम आज बात करेंगे या अगले वीडियोस में बात करेंगे वो सारी चीजें सारे पेशेंट्स को हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको बीपी हाई रहता है, वो टैबलेट्स ठीक से खाती हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बट दूसरे स्पेक्ट्रम में ऐसे भी मरीज होते हैं जो बीपी की गोली भी खाते हैं, रेस्ट भी करते हैं, सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है। सो इट इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स। आज हम उन्हीं पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड अगले जो 4 टॉपिक्स रहेगा प्रेगनेंसी में प्री एक्लैम्सिया से रिलेटेड उन मरीजों के बारे में बात करेंगे जिनको बीपी 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हो रहा है। अब प्री एक्लैम्सिया जो शब्द है उसमें प्री है और एक्लैम्सिया है। प्री का मतलब है बिफोर, एक्लैम्सिया का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी के कारण फॉर द फर्स्ट टाइम पेशेंट को फिट्स हो रहा है, सीजर्स हो रहा है, तो एक्लैम्सिया के पहले उसको प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। अब देखते हैं कि प्री एक्लैम्सिया के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर प्री एक्लैम्सिया में यू हैव मेजर रिस्क फैक्टर्स एंड मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले में अगर आपको पहले के कोई भी प्रेगनेंसी में बीपी हुआ है तो आप हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले आपको बीपी है और बीपी की ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो भी आपको ये मेजर रिस्क फैक्टर में आप आते हैं। अगर आपको डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है, अगर इस प्रेगनेंसी के साथ साथ आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे SLE, अगर आपका प्रेगनेंसी IVF प्रेगनेंसी है, या अगर आप ट्विन्स या ट्रिपलेट्स कैरी करते हैं, ये सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स, अगर ये प्रेगनेंसी आपका पहला प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी 40 इयर्स के बाद हो रहा है, अगर आपका BMI इज हाई मोर देन 35 kg/m², अगर आपका पहला बेबी और सेकेंड बेबी में इंटरवल मोर देन 10 इयर्स का है,
या फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लैम्सिया है। सो दीज आर योर रिस्क फैक्टर्स इन प्री एक्लैम्सिया। अब देखते हैं कि प्री एक्लैम्सिया होता क्यों है। इट इज नॉट द बेबी, it is not the mother, and the problem is not the pregnancy. The problem is placenta. अब मैं बहुत साइंटिफिक बेसिस में नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में कुछ ऐसे प्राकृतिक चेंजेस होती हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, एंड अगर ये चेंज किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, ऐसे पेशेंट्स प्री एक्लैम्सिया के लिए प्रोन रहते हैं। अब सब तो जानते ही हैं कि मदर से प्लेसेंटा तक खून जाता है, प्लेसेंटा से कॉर्ड एंड कॉर्ड से बेबी। अब ये प्लेसेंटा एंड मदर का जो इंटरफेस होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं 12 to 14 वीक्स के बीच में। ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे प्लेसेंटल वेसल्स डायलेट होते हैं। डायलेट होने से मतलब ये है कि उसका डायमीटर बढ़ जाता है ताकि मैक्सिमम खून माँ से बेबी को जाए। अगर किसी कारण से ये नहीं हो पाता है, तब ऐसे पेशेंट्स प्री एक्लैम्सिया के लिए प्रोन हो जाते हैं। अब क्या हम प्रेगनेंसी में प्री एक्लैम्सिया प्रिवेंट कर सकते हैं? जी नहीं, हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्क्रीन एंड प्रिडिक्ट। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम मास पॉपुलेशन में जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे करते हैं जिससे हमें समझ में ये आता है कि कुछ वैल्यूज इनमें हाई है, सो ऑटोमेटिकली हम इनको एक हाई रिस्क पॉपुलेशन में डाल देते हैं और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे मरीजों में बीपी हाई होने वाला है, ताकि हम उनका ट्रीटमेंट पहले से ही इनिशिएट कर पाए। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हम ऐसे क्या क्या चीज़ें एडवाइस करते हैं जिससे प्री एक्लैम्सिया अगर होना है तो वो प्रेगनेंसी में लेट ट्राइमेस्टर्स में हो एंड नॉट इन दी अर्ली ट्राइमेस्टर। नंबर 1, प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें तो प्लीज अपना BMI को एक नॉर्मल रेंज में करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। एस्पिरिन 150 मिलीग्राम्स पर डे शुरू करने से 50% ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाते हैं, और ये एस्पिरिन 150 मिलीग्राम्स हम शुरू करते हैं NT स्कैन के बाद। डेली कैल्शियम इंटेक 1.2 to 1.5 ग्राम पर डे लेना चाहिए। डू नॉट मिस योर NT स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट। BP टैबलेट्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डेली प्रॉपर समय में लेना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में इज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। बहुत सारे मरीज हमें ये बताते हैं कि मैडम 8th मंथ चल रहा है, घर वाले आने नहीं देंगे, 7th मंथ के बाद ही हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बीपी बढ़ेगा, एंड अगर 8th मंथ में 2 चेकअप नहीं होता है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो आपका बीपी मिस हो जाएगा, एंड आपका बच्चा 4 वीक्स तक आपका वो हाई बीपी झेलता रहेगा, एंड फिर आप 9th मंथ पे आओगे और हम सोनोग्राफी करेंगे और बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम है। इसलिए प्लीज डोंट मिस योर एंटीनेटल चेकअप्स, स्पेशली इन द 8th मंथ। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि मैडम इनका बीपी लो रहता है। अरे अगर मरीज का बीपी लो है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सर्कुलेशन बेबी को जाता है, सो वी आर वरीड ऑफ ओनली हाई बीपी, नॉट लो बीपी। अब आप आगे के वीडियो ज़रूर देखें जिसमें साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हमने कवर किया है। थैंक यू।